और किसी ने जिद नहीं करी घर पे, हमने नहीं करी जिद, मैं भी चल रही, हमने कह रहे आप सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने संविधान को एक काव्यात्मक भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका नाम भारत का संविधान काव्य है, जिसे संविधान दिवस पर माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और लास्ट ईयर संविधान दिवस पर मुझे इस काव्य पुस्तक के लिए ऑनर फॉर सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और मैं अपने इस काव्य पुस्तक का क्रक्स में बताना चाहता हूँ, जो देश का जीवन दर्शन है, जो राष्ट्र का जीवन दर्पण है, जो देश का जीवन दर्शन है, जो राष्ट्र का जीवन दर्पण है, जो समष्टि का मार्गदर्शक है, जो भारत का पथ प्रदर्शक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। तो क्या मतलब ये जो किताबें हैं, मतलब कि ये पूर्णतः संविधान के ऊपर आधारित आपका काव्य है? जी, मेरा मानना है कि जैसे प्रोफेसर ऑस्टिन ने कहा है कि भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है, जबकि मुझे अध्ययन करके ऐसा लगा कि भारत का संविधान भारत के शासन प्रशासन चलाने का एक मूलभूत दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण, धार्मिक गतिशीलता एवं सांस्कृतिक सामंजस्य का एक जीवंत दस्तावेज है। और इसलिए ये बात और महत्वपूर्ण बन जाती है कि भारत के संविधान को अगर हम लोगों के हृदय से जोड़ सके, अगर हम लोगों के दिलों से जोड़ सके, तो निस्संदेह हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में एक महत्वपूर्ण जो है रास्ता दिखला सकेंगे। यही मेरा मकसद है कि भारत का संविधान लोगों के हृदय तक जोड़ूं, और इसी कारण से मैंने भारत के संविधान को एक काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। आपने यही क्यों सोचा कि इसे काव्य उसमें होना चाहिए, संविधान को एक काव्य दर्पण में? चूँकि कविता जो है लोगों के हृदय के सबसे नज़दीक रहती है, और लोग जो है चूँकि भारत का संविधान एक सुप्रीम लॉ है भारत का, तो ये कानूनी शब्दावली बहुत लोगों को समझ नहीं आ सकता। तो उसे जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसे संविधान कहाँ तक जो है उस जीवन को उद्देश्य से हमारा संविधान कहाँ तक जो है हमें एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के संविधान को हम जो है एक लोगों के हृदय तक, अगर लोगों के हृदय तक जोड़ सकें, ये बहुत बड़ी बात है। यही मेरा मकसद है कि मैंने भारत के संविधान को एक काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे इस तरह संविधान के लिए कविताएं लिखनी चाहिए? जब मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो हमारे बहुत सारे कलीग और विशेषकर जो फ्रेशर स्टूडेंट होते थे, तो वो हमें अक्सर प्रोफेसर कहा करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। तो वो अक्सर इंडिकेट कर दिया करते थे कि आप जाकर जो है संविधान विशेषज्ञ से पूछ लीजिए। तो मैं जो है वो स्टूडेंट मेरे पास आते थे, तो वो अक्सर पूछा करते थे कि सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे, और आप इस पर क्या राय है इस आर्टिकल पर। तो मैं उनको सरलतम भाषा के रूप में समझाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर इसे हम काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में अगर प्रस्तुत कर सकेंगे, तो शायद हम संविधान को सबसे ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचा सकते हैं। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जैसे कि देश में 70-75 साल हुआ देश को आज़ादी हुई, और आज़ादी के बाद जितना धार्मिक ग्रंथ प्रचार में आ गए, उससे पहले तो धार्मिक ग्रंथों को हमारे समाज के लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे आज़ादी के बाद हमारे धार्मिक ग्रंथों के प्रचार हुआ, उस संविधान के बारे में आलोचना और संविधान की उतना चर्चा नहीं हुई। इसके पीछे क्या करें? जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारत के संविधान सबसे पहले उसका भी संरक्षण करता है जो इसकी अवहेलना कर रहा है, जो इसका विरोध कर रहा है।
कहीं न कहीं उनके अधिकारों का संरक्षण, जो इसको विरोधी भी हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण भी हमारा भारतीय संविधान कर रहा है। इसलिए भारतीय संविधान हर किसी के लिए है, हर मजहब के लिए है, हर धर्म के लिए है। हर किसी को इस बात को समझना चाहिए। अगर धार्मिक कट्टरता फैला करके लोग समझें कि हम देश को एक दिशा दे पाएंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। और अच्छा यही है कि भारतीय संविधान के रास्ते पर लोग चलें और यही सबके लिए अच्छा होगा, यही हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा और यही जो है हर धर्म, हर संप्रदाय और हर वर्ग के लिए अच्छा होगा। इसमें कौन सा आर्टिकल है जो कि आप अभी सुनाने वाले थे, जो कि दलितों के हित के लिए है, उनके रक्षा और सुरक्षा के लिए? स्पेशली आर्टिकल 17 पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अस्पृश्यता का जो है निवारण की बात किया जाता है। और फिर इसी के संदर्भ में एट्रोसिटी एक्ट बनता है। तो आर्टिकल 70 ऐसा कह रहा है, मैं उसे अपने काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। यह भारत के अनुच्छेद 17, यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 का प्रावधान है, जो अस्पृश्यता के अंत का सम्यक उपबंध करता है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में अंत किया जाता है और इसका आचरण किसी भी रूप में निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता को लागू करना अब अपराध होगा, जो विधि के अनुसार अब दंडनीय भी होगा। ये मैंने अपने काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में प्रस्तुत किया है इसे। और जो है विशेषकर मैं अगर अनुच्छेद 1 की बात करता हूँ, जो संघ की बात करता है। अगर जैसे कि संविधान सभा में जो डिबेट चली थी तो वहाँ पर बहुत लोगों ने ये बात कहा था कि संघ की परिकल्पना, जैसे कि जो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे लिखा गया है, तो भारत में क्यों ना वो शब्द लिया जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो है बाबा साहब इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं, वो जो है यूनाइटेड शब्द जगह हम यहाँ यूनियन यूज करेंगे, जिसका हिंदी होता है संघ। और संघ का मतलब होता है कि हम एक राज्य दूसरे राज्य से किसी भी रूप में ब्रेक नहीं किया जा सकता। और जैसे एक उत्तर प्रदेश, बिहार है, इसे किसी भी हाल में ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये इनका अलग अस्तित्व नहीं है। तो ये भारत के एक अभिन्न अंग है। जबकि अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ जितने राज्य हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद 1 को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मैंने काव्यात्मक भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 का प्रावधान है, जो संघ के नाम और राज्य क्षेत्र का सम्यक उपबंध करता है। भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा और जिसके राज्य क्षेत्र का नाम पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित अन्य राज्य क्षेत्र भी होंगे। इसी रूप में मैंने जो है लगभग 2000 कविताएं हैं हमारे इस पुस्तक में और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों को मैंने जो है काव्यात्मक रेखा शैली के रूप में प्रस्तुत किया है।